हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आंसू क्लासेस में। और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल रखा है जो कि यूपीपीसीएस आर ओ प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पे है। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वो भी हैंड रिटन नोट के फॉर्मेट में है पूरा, जो कि प्राचीन, मिड और उसके बाद से मध्यकालीन हो गया या मॉडर्न हो गया। ये तीनों जो हिस्ट्री के मेन चैप्टर होते हैं, हिस्ट्री के जैसे 3 पार्ट हो गए, जैसे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों के जो मेन बुक होते हैं वो मैंने उसमें पूरा संलग्न करके और मैंने आपको वहाँ पे अपलोड किया है। तो जैसे आप लोग को मालूम होगा, यूपीपीसीएस आर में बुक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और भी अदर एग्जाम में भी काफ़ी सारा बुक से 1-2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिल ही जाता है। जैसे यूपी ट्रिपल सी पेट में भी 3-4 क्वेश्चन इस बार भी आए थे। तो जैसे कि मृच्छकटिकम का खोज मतलब रचयिता कौन है या लेखक कौन है, ऐसे आ जाता है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक का है तो ऐसे आ जाता है। बुद्ध चरित्र जैसे किसका है, तो ऐसे दोस्तों काफ़ी सारा, जैसे अशोक घोष की जैसे पुस्तक है, तो ये सब चीज़ें जैसे आता है। तो मैं जो जो पीवाईक्यू से और काफ़ी सारे जो कई सारे जैसे यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू हो गया, घटना चक्र कार्य का पीवाईक्यू हो गया, इन सबसे जो संलग्न करके जो बनाया गया है वही मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और हैंड रिटन लिख के और आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप करते हैं या लास्ट में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी तो आप लोग को नहीं समझेंगे और नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है कि वही चीज़ें जो आप स्किप किए और एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि काश मैं देख लिया होता, वहाँ पे तो सर पढ़ाए थे और मैंने देखा नहीं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। और मैं ये बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो आपका, जैसे 16 महाजनपद थे हमारे प्राचीन इतिहास में, आप लोग को पढ़े होंगे जो लोग भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कि 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद की 16 राजधानियाँ थी। तो कौन कौन सी राजधानी है, और दक्षिण भारत में मात्र 1 महाजनपद था, उसका कौन सा राजधानी है। अधिकतर ऐसे भी पूछ लिया जाता कि दक्षिण भारत का महाजनपद का क्या नाम था, या उस महाजनपद का नाम दे देगा, पूछेगा उसकी राजधानी कौन सी थी। तो ये चीज़ें इस वीडियो में पूरा कवर होगा। उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी इसमें कवर किया गया है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे जहाँ पर लिखा है मैंने महाजनपद और राजधानी, तो आपको बता दें अंग एक महाजनपद था। तो अंग की राजधानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चंपा इसकी राजधानी है, अंग की। उसके बाद से मगध जो है उसकी यहाँ पे, उसके बाद से मगध हो गया दोस्तों। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं दोस्तों, जो आपको लगता है। जैसे यहाँ पे अंग हो गया, इसकी राजधानी चंपा हो गई। उसके बाद से मगध जो है उसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी। तो कभी गिरिब्रिज भी कह सकते हैं या राजगिरी, दोनों एक ही है। तो पहले इसका नाम ये था, गिरिब्रिज रखा गया था, फिर ये। तो इसलिए आप लोग जो इसमें आएगा वो लगा सकते हैं। काशी का महाजनपद का वाराणसी था, तो याद भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे काशी, अधिकतर आप सुने होंगे काशी जाना है, काशी मतलब आप लोग देखे होंगे हर जगह, काफ़ी जगह आता रहता है काशी का। तो उससे आप लोग जानते हैं कि हाँ वाराणसी को ही कहा जाता है। तो इसके तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। वत्स कौशाम्बी का हो गया। उसके बाद से आपका वज्जी ज्योति हो गया, वैशाली, विदेह, मिथिला। तीनों में से कोई भी ऑप्शन है आप लगा सकते हैं। वज्जी का, वैशाली भी लगा सकते हैं, विदेह भी होता था राजधानी का, और मिथिला। ठीक। उसके बाद से कौशल का हो गया श्रावस्ती। श्रावस्ती आप देखे होंगे कि ये आपका नेपाल जो है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है, ज़िला है श्रावस्ती, जो कि नेपाल के पास है, बॉर्डर से। बॉर्डर जो नेपाल का बॉर्डर सीमा है, नेपाल की जो सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पे ये वहाँ से लगता है नेपाल की सीमा से श्रावस्ती। और यहाँ श्रावस्ती से एक आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा, यूपी जीके का क्वेश्चन, यूपी स्पेशल कह लीजिए या जीके का क्वेश्चन में जाता है। श्रावस्ती जो है वो आपका सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। जैसे सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला पूछा जाए कौन सा है, तो आप लोग को बता देना है श्रावस्ती है। ठीक। तो दोस्तों ये श्रावस्ती जो ज़िला है ये सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। तो अब आपके लोग के माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये तो सबसे कम है, सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला आप लोग नोट कर लीजिएगा, श्रावस्ती है। यूपी का स्पेशल में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम, यूपी में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, तो श्रावस्ती हो गया।
और यहाँ से एक और यहाँ पे हो गया कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। एक और पूछ सकता है, ये नेपाल के बॉर्डर से वहाँ पे लगता है। तो अब आप लोग से एक चीज़ और पूछ, आप लोग को मान में अगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका है साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो है ये सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता उसे बोला जाता है कि जहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो उसी को साक्षरता बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर आप लोग को मालूम है कि नोएडा में है, नोएडा के पास है एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, इसी के अंदर ये नोएडा आता है और ग्रेटर नोएडा आता है। तो ये आप लोग जब दिल्ली एनसीआर में ये आता है, ठीक, तो ये हो गया। और सबसे कम साक्षरता का मतलब है कि जहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग कम है तो है आपका श्रावस्ती, ये है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी जीके से। तो यहाँ पे आप लोग यूपी जीके का 2 क्वेश्चन मैंने तैयार करा दिया है। तो ऐसे ही और भी चीज़ें जो यहाँ पे अगर कुछ है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वो चीज़ भी मैं आपको बताते चलूँगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं आपसे 2-3 वीडियो भी अपलोड किया था तो मैंने उसमें बोला भी था कि कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ सलूशन चाहिए या कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अपने भाई सर जो भी मानते हैं मुझे उसको आप लोग बोल के मुझे को समझ के और आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं और बेहतर करूँगा। धीरे धीरे अभी मैंने क्या बोलते हैं कि एकदम स्टार्ट किया है। अभी मैंने कुछ मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा करने का सपना भी है, बहुत बड़ा करूँगा। आप लोग को सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कभी भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे यूट्यूब में जो बाजार मार्केट चल रहा है कि धीरे धीरे लोग पढ़ाते रहते हैं फिर सब्सक्राइबर ये सब अधिक हो जाता है, फिर बैच लॉन्च करते हैं 99 का, वो 199 का, 499 का, ऐसे करके 499 500 करते रहते हैं। लेकिन मैं कभी भी मैं यही सोचा हूँ कि मुझे नहीं लेना। मुझे बस क्या है कि अपना बेस्ट देना है, लोगों का हेल्प करना, सहायता करना। जिस वजह से मुझे आज दिक्कत है, प्रॉब्लम हुई है, मैं जहाँ से कोई बताने वाला नहीं था, कोई नहीं समझाने वाला था, तो इन चीज़ों को मतलब मेरा यही है कि मैं उस चीज़ों से आप लोग कोई ना भटके और कोई भाई या बहन जो भी हैं उनको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो और उनको गाइडेंस सही मिले। क्योंकि गाइडेंस एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि अगर गाइडेंस आपको सही मिलता है प्रॉपर तो आप लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। मेरा यही था कि मुझे गाइडेंस सही से नहीं मिला, तो यही रीज़न है कि मैं इतना पीछे हूँ। लेकिन आज की डेट में बहुत ऊपर चला गया हूँ। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में मैं सेलेक्टेड हुआ हूँ, या एसएससी पीओ में, परमानेंट एसएसबी में हुआ था सेलेक्टेड। मैं वहाँ पे गया था, मेरा ग्रुप डिस्कशन सब हुआ था। और उसके बाद से और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हुआ हूँ, कंटेक्ट बेस पे भी सेलेक्ट हुआ हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये सब एग्ज़ाम में मैं प्राइवेट में भी हुआ है। तो ये दोस्तों ये चीज़ें मैं आप लोग को भी उस स्तर पे, उस लेवल पे पहुंचा देना चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत लोग सेलेक्ट हो, सक्सेस अपनी जॉब ले, अपनी सक्सेस हो लाइफ में। तो इसलिए मेरा पर्पज़ है कि सब चीज़ें मैं कभी भी 1 रुपया भी नहीं लूँगा। बस मेरा यही है कि मेरा सब्सक्राइबर और आप लोग का सपोर्ट और लाइक मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोग से। तो दोस्तों ये मेन में मकसद है और जो कि मैं बताया हूँ। थोड़ा वीडियो आज लंबा भी हो सकता है क्योंकि इतना डिस्कशन पहले ही कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कौशल का अवंती मैंने देख लिया, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, सबसे अधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर है, मैं बता दिया। और उसका अवंती की राजधानी, अवंती महाजनपद है, इसकी राजधानी उज्जैनी भी है, महिष्मती भी होता है। दोनों आप कोई भी याद लगा सकते हैं, उज्जैनी महिष्मती। मल की राजधानी कुशीनगर, पावापुरी, ठीक है, पावापुरी दोनों में से मतलब कुशीनगर भी बोला जाता है, पावापुरी भी कहीं कहीं। तो जो ऑप्शन में जैसे आएगा, जैसे कुशीनगर होगा पावापुरी आ सकता है। तो दोनों में, दोनों तो आएगा नहीं, कोई एक आएगा, तो जो आएगा उसको लगा दीजिएगा। अगर दोनों आता है तो कुशीनगर बेस्ट है, मल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर से अभी याद आया मुझे कि गौतम बुद्ध जी जो थे उनका मृत्यु जो है यहीं पे हुआ था, कुशीनगर में ही। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, या महापरिनिर्वाण भी आ जाता है। यहाँ पे महापरिनिर्वाण, यहाँ पे कुशीनगर में ही इनका हुआ था, महापरिनिर्वाण भी बोल सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर हुआ था। महापरिनिर्वाण भी बोल सकते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से आ गया 9 नंबर है आपका पंचाल। पंचाल का राजधानी जो अहिसत या कांपली है। चेंदी की राजधानी शक्तिमती है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये मैं भी जैसे पढ़ता हूँ,
जब पढ़ रहा था तो ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है महाजनपद कौन सी है, राजधानी क्या है। तो इसको आप लोग 3 से 4 बार आप लोग को देखना है, ठीक। और उसके बाद से ही आप लोग का याद हो पाएगा। यहाँ पे फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया, मत्स्य का विराटनगर होगा, कंबोज का हाटक हो गया, सुरसेन का मथुरा हो गया, सुरसेन का अस्मक, एकमात्र अस्मक जो होते हैं महाजनपद था, जो दक्षिण भारत का एक महाजनपद था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अस्मक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में मात्र यही एक महाजनपद था अस्मक ही। ये पोटली और पोटन इसकी राजधानी हो जाती है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोतली, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन, कोई भी अच्छा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद, जनपद नहीं है सॉरी, महाजनपद, ठीक। दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद है। तो ये हो गया दोस्तों 16 के 16 महाजनपद है। ये भी पूछ लिया जाता है कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है, महाजनपद 16 महाजनपद, और इसकी 16 राजधानी है, जिसमें से एक जो होता है आपका अस्मक है दक्षिण भारत का, और उसके बाद से लास्ट है कंधार। कंधार की राजधानी तक्षशिला है। कंधार भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंधार की राजधानी क्या है, तो तक्षशिला। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला महाजनपद राजधानी अंग, महाजनपद अंग नाम है, राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज है, ये अंग भी पूछा जाता है, महाजनपद भी, मगध भी पूछ लिया जाता है। काशी का वाराणसी, याद करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को याद हो जाएगा, मुझे मालूम है। वत्स का कौशंबी है, वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला है। कौशल का श्रावस्ती है, पूछ लिया जाता है। अवंती का भी पूछ लिया जाता है, उज्जैनी, माहिष्मती। मतलब 16 के 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। मल का हो गया, कुशीनगर, पंचाल हो गया, चेदी हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, कंबोज का भी पूछ लिया जाता है, हाटक। उसके बाद से कंधार अस्मक पूछ लिया जाता है, और कंधार तक्षशिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी। सेकेंड यहाँ पे आज देखिए ऋग वैदिक नदियाँ। तो ऋग्वेद जो काल था, उस काल में जो नदियाँ थीं, जैसे हम लोग झेलम, चिनाब, वर्तमान में आधुनिक नाम झेलम सुना होगा आपने, चिनाब, रावी, ये सब, सतलज सुना होगा, ब्यास सुना होगा। तो ये सब चीज़ों, ये जो नदियाँ थी ना, उनका उस टाइम में ऋग्वैदिक काल जो था, उस टाइम में क्या क्या इनका ये जो काल था, उसमें क्या क्या नदियों का नाम पुकारा जाता था उस टाइम, जो प्राचीन नाम कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो प्राचीन इतिहास में है। महाजनपद, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो इसीलिए यहाँ पे प्राचीन नाम हो गया। और ये आधुनिक नाम जहाँ पे हम लोग अभी प्रेजेंट में जानते हैं। यहाँ पे भी ये आप लोग को बता दें कि ये यहाँ पे ये सब जो नदियाँ हैं, इनका नाम का यहाँ पे विशिष्टता पहला है। तो विशिष्टता जैसे प्राचीन नाम हो गया, याद रखिएगा। तो ये पूछ लिया जाता है विशिष्टता जो नदी है, उसकी आधुनिक नाम क्या है, तो उसका आधुनिक नाम झेलम है। ऐसे मिलान करने को ज़्यादा जाता है। विशिष्टता का आधुनिक नाम चेनाब है, हम दे देगा मान के चलिए, तो मिलान करना आ जाएगा। तो अस्कनी का जैसे चेनाब होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरुषरी का रावी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100 है, देख लीजिए, शतुद्री, सतलज। तो ये जो है शतुद्री सतलज, जो सतलज है 100 से 100 आप याद कर सकते हैं। विपाशा का ब्यास हो गया, वह है, और यहाँ भी आधा वह है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। विपाशा का ब्यास हो गया। उसका सदा नीरा का गंडक हो गया। गौ से गोमल और गौ से गोमती, तो गोमल का गोमती। ऐसे याद करने का मतलब एक तरीका है, बाकी आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम नदियों का। विशिष्टा नदी का झेलम हो गया, आस्किनी का चेनाब हो गया, परुशरी का रावी हो गया, शतुर्धी का सतलज हो गया, विपाशा का ब्यास हो गया, सदानीरा का गंडक हो गया, गोमल का गोमती हो गया। तो ये सब नदियाँ जो हैं ये हो गई। और अभी प्रेजेंट में जो सतलज नदी है, तो ये सब का जो ये चेनाब, रावी, ये सब जो है ना, इसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। चेनाब हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज, ये सब जो है पूछ सकता है आप लोग को, मतलब पूछ भी जाता है, इतिहास में पूछ लिया जाता है, यूपीजीके में पूछ लिया जाता है, यूपीजीके का जो हिस्ट्री होता है। और उसके बाद से सॉरी यूपीजीके कर रहा हूँ, मतलब इंडिया जो आता है, इंडिया का हिस्ट्री, इसमें भी पूछ लिया जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। चेनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज, ये सब की सहायक नदी है सिंधु नदी है। आप लोग सुनेंगे जो सिंधु नदी है, तो ये ऐसे जो मैप होता है ना हमारा, अभी 1 मिनट में बना रहा हूँ मैप को। ये देखिए, ये जो हमारा मैप होता है दोस्तों, ठीक, तो यहाँ से ये नदी जो है ना, ये आपकी
ये नदी यहाँ सिंधु नदी होती है, यहाँ से ऐसे निकली है पूरा ये और पाकिस्तान तक गई है। तो ये जो है सिंधु नदी है जो, तो यहाँ से ये नदियाँ जो हैं ये आती रहती आई हैं ये और आके यहाँ पे मिलती हैं। तो ये तो मेन हो गई, जैसे ये सिंधु नदी हो गई, मेन नदी हो गई, सहायक नदी। और ये जो है चिनाब झेलम नदी है गया, ये चिनाब हो गया, ये रावी नदी हो गया। तो ये यहाँ पे आके मिल रही है। तो ये जो मिल रही है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका इनका सहायक नदी। क्योंकि ये सहायक नदी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आके मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, इनका पॉइंट है यहाँ पे आके संगम कह सकते हैं, मतलब जो भी। तो यहाँ पे आके संगम जो होता है यहाँ पे आके मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी सहायक नदी बोला जाता है क्योंकि ये आके यहाँ पे मिल रही है। तो सिंधु की सहायक नदी जो होता है पूछ लिया जाता है, तो देख सकते हैं झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ये सब सिंधु की सहायक नदी होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा पेज है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया नेक्स्ट पेज पे साहित्यिक रचनाएं और रचनाकर, जो कि मैंने बताया भी था कि कौन कौन सी रचना है और रचनाकर उसके लेखक कौन है। ये जैसे मृच्छकटिकम पहला है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गारी। मृच्छकटिकम अर्थ है मिट्टी की गारी बोला जाता है। ये शूद्रक की पुस्तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में यूपीएसआई, यूपी पेट हो गया, यूपी के जितने भी एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस हो गया कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या यूपीएससी आरओ में भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्षचरित बारभट्ट का इम्पोर्टेंट है। रामचरित संध्याकर नंदी का है। उत्तर रामचरित भवभूति का है, भवभूति जो है। पृथ्वीराज रासो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है चंद्र बरदाई का। रास तरंगरी कलहर का पुस्तक है। तो दोस्तों ये जो रास तरंगरी है इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास है। इसे रास तरंगी को कश्मीर का इतिहास बोला जाता है, ठीक। ये कलहर का पुस्तक, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, हर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार और देख रहे हैं, मालविकांगनी, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, ये कालिदास की पुस्तक हो जाती है। मालविकांगनी हो गया, अभिज्ञान हो गया, शाकुंतलम ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेघदूत भी ये कालिदास का हो गया। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का है, ब्रह्म से आप याद कर सकते हैं, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। अमर केश अमर सिंह का है, अमर से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे अमर है, यहाँ पे अमर है, अमर सिंह की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। आपको मालूम होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य की भी खोज किया था। आर्यभट्ट जो है उन्होंने शून्य की खोज किया था, तब उन्हीं का ये है। उसके बाद बृहत संहिता पंच सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 मिहिर की पुस्तक है, 12 मिहिर की होता है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे आप लोग एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। मृच्छकटिकम अर्थ जो है मिट्टी की गारी का, जो शूद्रक का हो गया। बारभट्ट हर्षचरित का हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे के सारे को एकदम रट जाना है दोस्तों। रामचरित संध्याकर नदी हो गया, उत्तम रामचरित भवभूति हो गया, पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई, रास तरंगी कलहर। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, रटने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ें रटना है, ठीक। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट की है, पूरा ये फैक्ट सिटी है, समझ लीजिए फैक्ट है। ये क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन करता है और लोगों को याद नहीं हो पाता, एक दो बार में भी याद नहीं पाता। इसीलिए आपको कई बार में इसको याद करना है और इतना याद कर लेना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस आरओ का जो तैयारी कर रहा है वही बस देखे या वही बस इसको वीडियो को देखे और कोई ना देखे। इसमें आप लोग मैं ऐसा किया हूँ कि यूपीपीसीएस आरओ के लिए तो ये 100% यूजफुल है। बाकी अदर एग्ज़ाम और के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोग को ये देखना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करने का। ये जो कंटेंट मैंने दिया है आपको। सेकेंड चीज़ हो जाता है यहाँ पे मेघदूत, ऋतु संहार कालिदास का हो गया, अमर कोश अमर सिंह का हो गया, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का हो गया, उसका पंच सिद्धांत का 12 मिहिर का हो गया। अब दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन होता है, जैसे आप साक्य दर्शन, योग्य दर्शन, न्याय दर्शन, बहुत सारे दर्शन थे प्राचीन इतिहास में, आप लोग सुने भी होंगे। तो उसके प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साक्य दर्शन का है कपिल मुनि, बहुत पूछा जाता है। योग्य दर्शन पतंजलि का है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। न्याय गौतम ऋषि का है। वैश्विक कसाद और उल्लूक का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से वेदांत शंकराचार्य की है। अक्रियावाद पूरक कश्यप का है। नित्यवाद पकुधु कच्चायन का है। इसके बाद से नियतिवाद मखली घोषाल का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मखली घोषाल का बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनिश्चयवाद संजय वेलुटी पुत्र का है।
उच्छेदवाद अजीत केस कम्बलिनी का है। उत्तर मीमांसा बदरायर का है। तो दोस्तों इसमें जो है ये मैं बता दूं आपको एक बार रिवीजन कराते टाइम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आता है। सांख्य दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि है। योग दर्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पतंजलि का है। न्याय दर्शन भी गौतम ऋषि का है। उसके बाद से ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते। वेदांत शंकराचार्य का एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेकेंड चीज़ अब यहाँ पे हम आते हैं, लास्ट है ये आपका उत्तर मीमांसा बदायर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नियतिवाद जो होता है मखली गोसाल का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे था, आप लोग को मैंने बता भी दिया अच्छे से। एक बार बता के एक बार रिवीजन भी करा दिया कि आप लोग का माइंड में काफ़ी देर तक रहे। बाकी आप लोग खुद से नोट करके और पढ़ सकते हैं, या वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो आप लोग का अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ देखेंगे तो मैंने बोला भी है, और आप अपने आँखों से देखेंगे तो आँख से देखना थोड़ा माइंड में जाएगा, और बोलना मेरा जो बोल रहा हूँ वो सुनेंगे तो आपका माइंड में एकदम पूरा वो फुलफिल हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा। तो जो भाई लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए, भाई बहनें जो भी हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह शेयर करने से बहुत सारे जो लोग तैयारी करते हैं उन लोग के पास जाएगा, वो लोग भी सीखेंगे, वो लोग भी सक्सेस होंगे। मेरा मकसद यही है कि सब लोग सक्सेस हो, सब लोग आगे बढ़े और सब लोग की जॉब लगे, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और कभी भी आप किसी के प्रति जलन नहीं रखना चाहिए दोस्तों। आप जितना है आप अपना देखिए, अपना एक सीट के लिए आप तैयारी करिए और एक सीट के लिए अपना करिए। दूसरों के देखने इससे कुछ नहीं होता है दुनिया में, और जलने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए सबका हेल्प करें। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेटिव रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।